दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास फरीदाबाद, हरियाणा से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जैसे कि मेरे नियमित दर्शक जानते हैं, मैं कुंडली विश्लेषण में बिल्कुल भी समय नुकसान नहीं करता हूं और सीधा पंचांग पे लेके आता हूं। आइए, मार्गशीर्ष माह में बच्चा जन्म लेता है। उत्तरायण में जन्म होने से सारी की सारी जो सुविधाजनक स्थितियां हैं उनका निर्माण होने लगता है, और उत्तरायण में सूर्य के साथ चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु आदि जितने ग्रह हैं ये सब बलवान होने लगते हैं, और भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा होती है कि व्यक्ति आत्मविश्वास से युक्त होगा, जातक आत्मविश्वासी होगा। शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। इसका फायदा व्यक्ति को धन, धान्य, मित्रता, संपदा, सुख, मानसिक व्यग्रता की शांति, चित्त स्थिर है, कोई झुंझलाहट नहीं है, और बड़ा ही विचारशील, गतिशील, गतिमान और विकसित बुद्धि का है, जहां ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, मोह नहीं है, मात्सर्य नहीं है, त्याग है, और बड़ा ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। शिशिर ऋतु पे शनि का प्रभाव होता है। इस कारण से कई बार हमारे काम, मतलब जो जातक है उनके काम थोड़े रुकेंगे, और व्यक्ति थोड़ी गंभीर वाणी को बोलने वाला, न्यायप्रिय, और जिस भी क्षेत्र में काम करे उसमें सिद्ध हस्त होता है। रेवती नक्षत्र, इस पे मैं थोड़ा सा आपका ध्यान लेके जाऊंगा। जन्मवार मंगलवार है, और इस तुला लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव द्वितीय और सप्तम भाव के अधिपति होने के कारण मारक होते हैं। ये भाग्य का मारक होता है, भाग्य का व्यय है, इस वजह से इसे मारक कहते हैं। ये आयु का मारक है, इस वजह से इसे मारक कहते हैं। यहां से मृत्यु और जीवन दोनों देखा जाता है। यहां इसका ये व्यय हो गया, क्योंकि किसी भी भाव का 12वां उसका व्यय होता है। पर यह सिद्धांत दशम स्थान के अधिपति के ऊपर लागू नहीं होगा। दशम स्थान के अधिपति, इस भाव का व्यय ये नहीं होगा, इस भाव का व्यय ये होगा, लेकिन इस भाव का व्यय ये नहीं होगा, इस भाव का व्यय ये होगा, इस भाव का व्यय ये होगा, इस भाव का व्यय ये भाव नहीं होगा। जो दोनों त्रिकोण है ना, नवम ये त्रिकोण है, और ये पंचम, ये पहला त्रिकोण है, ये दूसरा त्रिकोण है, ये तीसरा त्रिकोण है। तो त्रिकोण के स्वामी जब यहां बैठेंगे, नवम भाव के स्वामी यहां बैठेंगे तो इसका व्यय करेंगे। दशम स्थान के स्वामी अगर अपने से ठीक पिछले भाव में बैठेंगे तो इसका व्यय नहीं करेंगे, फिर ये राजयोग बनाएंगे। उसी तरीके से पंचम स्थान के स्वामी, जैसे कि शनि यहां बैठे हैं, तो ये इसका व्यय नहीं करेंगे, ये राजयोग बनाएंगे, मतलब शश योग लगेगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग लगेगा। धर्माचरण, गुरु और शनि जब एक साथ बैठ जाते हैं तो व्यक्ति धर्माचरण करने वाला होता है, धर्म का पालन करने वाला होता है, न्यायप्रिय, न्यायाधीश होता है, कभी भी किसी को गलत सुझाव नहीं दे, बैलेंस बना के चले, परिवार का पोषक, माता और पिता की तीर्थ की भांति सेवा करने वाला होता है ना। तो ये बात मैंने यहां बता दी। आगे बढ़ के बात करेंगे। मंगलवार को जन्मे हैं, और मंगल इस कुंडली के लिए कौन होते हैं? सप्तमेश द्वितीय होकर के मारक 6वें भाव में बैठे हैं। ये इस कुंडली की, मतलब आप यूं मान लीजिए कि 50 पूरा अच्छा है और 50 पूरा बिगड़ा है। चंद्रमा और मंगल का एक साथ 6वें भाव में बैठना, जहां व्यक्ति को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाला, पिता की नौकरी प्राप्त करने वाला, पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने वाला, साहसी, दुश्मनों से नहीं डरने वाला, जुझारूपन की प्रवृत्ति रखने वाला, हमेशा सबकी मदद करने में माहिर, पर स्वास्थ्य से रोग हो जाता है, घाव हो जाए, फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, रक्त से संबंधित समस्या हो जाए, पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाए, वात से संबंधित समस्या हो जाए, बीपी हो जाए, शुगर हो जाए, ये आयु के साथ चीजें होती हैं। तो ये चंद्रमा और मंगल का यहां जो संबंध बना है वो ऐसा होगा। मंगल किसके साथ है? चंद्रमा के साथ। तो चंद्रमा के ऊपर मंगल का प्रभाव, मंगल के ऊपर शीतलता, चंद्रमा के ऊपर गर्माहट। तो ये दुश्मनों को लेकर के व्यक्ति दोनों तरीके की राजनीति करता है, मतलब वो उसके साथ कभी मैत्री भी करेगा और परिस्थितियों के साथ कभी वो शत्रुता भी करेगा। कभी वो परिस्थितियों से हार जाएगा,
कभी वो जीत जाएगा, ऐसा मतलब उसके संतुलित व्यवहार वहां पे देखने को मिलेंगे। लेकिन कभी भी ये शास्त्र की बात है ज्योतिष में कि छठवें भाव के मंगल अच्छे परिणाम देते हैं। कुछ मामलों में वो कमजोर देते हैं, जैसे आप लोगों को पहचान नहीं पाते हैं, जैसे आप जल्दबाजी में किसी पे विश्वास कर लेते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कई बार खूंखार हो जाते हो, ऐसा। पर मंगल छठवें भाव के साहस, मतिमान, परिस्थिति को समझने वाला, रिस्पॉन्सिबल और तिकड़मी, जिम्मेदार बनाते हैं। अपने एक काम का वो शोर नहीं मचाता है। इतने सारे प्रभाव। रेवती नक्षत्र सबसे अंतिम नक्षत्र है, मतलब ये 2700 जो नक्षत्र हैं उसमें रेवती सबसे अंतिम नक्षत्र है। इसके जो देवता हैं वो पुषा नाम के देवता हैं। तो ओम पूषणे नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए कम से कम प्रत्येक दिन 8 बार, या इस बच्चे के नाम पे महामृत्युंजय के साथ इस मंत्र का कम से कम 7000 बार जप करवा देना चाहिए। महामृत्युंजय अगर नहीं भी होता है, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं, पर इस मंत्र का तो कम से कम 7000 बार जप करवा देना चाहिए, 8000 बार जप करवा देना चाहिए। घर में किसी ब्राह्मण को बुला करके थोड़ा अभिषेक हो जाए, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो जाए, और यही मंत्र 2-3 दिन की पूजा में ये करवा देना चाहिए। ओम पूषणे नमः इस मंत्र का जप करके पीपल की जड़ की पूजा करवानी चाहिए इस जातक से, और पीपल की जड़ को थोड़ा सा मिट्टी हटा करके वहां से थोड़ा सा जड़ ऊपर से छिल लेना है, उसको ऐसा पतला छिल के उसको चांदी की ताबीज में भर के और उसको रविवार के दिन अपने गले में धारण कर लेना है, मतलब इस बच्चे के जातक के गले में धारण करवा देना है। और घी, मीठी चीजें, मीठा पकवान, मीठा जल, घड़े में घड़ा जो होता है ना मिट्टी का घड़ा, उसमें मीठे जल को रख के उसमें मीठा रसगुल्ला, मालपुआ घड़े में बना करके घड़े में रखना है। उसके बाद किसी ब्राह्मण को देना है। ऐसा क्या बात कही मैंने? मिट्टी के कलश में रसगुल्ला, मालपुआ, जलेबी, दही, मीठा जल, गुड़ का पानी, चीनी का पानी, है ना, ये सब रस जो होता है गुड़ का, तो जो भी दान करे तो वो मिट्टी के कलश में रख के तब उसको दान दिया जाए। हमारे पूर्वज कहते थे कि देते समय जो आप देते हैं वो किसी को बताएं नहीं, पर अगर किसी को प्रेरणा मिले तो आवश्यक रूप से बताइए, ताकि लोगों को भी बल मिले धर्म में दान करने का। तो इससे खाने वाली वस्तुओं का दान करना चाहिए और करवाना चाहिए। रेवती नक्षत्र के बारे में मैंने चर्चा की। यहां पे व्यक्ति गतिमान होता है, बहुत ज्यादा जैसा होता है ना कि बहुत ज्यादा एग्रेशन नहीं है, बहुत ज्यादा क्रोध नहीं है, जिद्द नहीं है, मतलब वो संतुलित है और बहुत व्यवहार कुशल है। उसका मन बड़ा स्टेबल है, शांत है, गंभीर है, चिंतन करने वाला, धर्म में रुचि रखने वाला, बड़ों का आदर करने वाला, माता और पिता से प्रेम प्राप्त करने वाला, प्रेम देने वाला, संततिवान और सुखी होता है। क्लियर है? आगे बढ़ के बात करेंगे वरीयान योग और बालवकरण होगा। ब्राह्मण वर्ण और देवगण का ये इतना बढ़िया होगा कि पूछिए ही मत। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति का दाम्पत्य अच्छा होगा और वो जज बन सकता है। और ये मैं बात 200% गारंटी से कर सकता हूं। अगर इसको लॉ के क्षेत्र में भेजा जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से बड़ा सफल होगा। इसके साथ ही प्रशासनिक सेवाओं में जा सकता है और समाज को किस तरीके से दिशा देनी है, पढ़ाने का काम इस कुंडली में बहुत अच्छा रह सकता है। ये व्यक्ति धन का लेन देन या जैसे होता है ना कि टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट, तो ऐसे इस तरीके के क्षेत्रों में वो नौकरी कर सकता है। नौकरी वाले भाव में ही चंद्रमा मंगल बैठे हैं, छठवें भाव में, उस भाव का अधिपति जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो पंचांग में मैंने और बातें बताई कि ब्राह्मण वर्ण के होने के कारण जियो और जीने दो, सब पे ठाकुर जी की कृपा बरस रही है ऐसा मानने वाला, किसी से शत्रुता नहीं करने वाला, परिस्थितियों के हिसाब से क्रोध करने वाला, और देवगण के होने के कारण दाम्पत्य का सुख प्राप्त करने वाला, पत्नी तर्क बल में बुद्धिमान, आदर करने वाली, ससुराल से बढ़िया दहेज प्राप्त करने वाला, ऐसा, और आदर, सास और ससुर का सुख प्राप्त करने वाला, और न्याय प्रियता के साथ धन कमाने वाला, संपत्ति इकट्ठा करने वाला होता है। मतलब वो किसी के भी तरीके से अन्याय नहीं करेगा, गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता रखेगा, क्योंकि चंद्रमा पे मंगल का असर है, गुरु के साथ शनि बैठे हैं, और जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सम संख्या की राशि में शुक्रदेव का केतु के साथ बैठना व्यक्ति को धनवान, पैतृक संपत्ति की वृद्धि करने वाला, ऋण का लेन देन करने वाला, ज्यादा लेगा नहीं देगा,
लेकिन पैसे अटकने के भी योग लगे हैं। इस वजह से मैंने जैसे कि पूर्व में बात कही कि आप लोगों को पहचानने में कई बार जातक देर करेगा, भूल करेगा, उसके कारण उसके पैसे या उसकी चीज़ें या उसका लाभ लोग उठा लेते हैं, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है और दुनिया को समझने की शक्ति थोड़ी कम सी है, या जैसे होता है ना बहुत भोला हो जाए, बहुत सतर्क न रहे, सावधान बहुत नहीं रहे, थोड़ा अल्हड़ भी है भोलेपन के स्वभाव में, जिसको कि बहुत ही ज़्यादा सपाट हृदय का कहते हैं, कोई हृदय में गंदी बात नहीं है। ऐसा ये पंचांग की बात है, जिसमें सबसे अच्छी बात है चंद्रमा पापक नहीं है, शुभग हुए हैं, शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है, संततिवान, गंभीर वाणी बोलने वाला, एजुकेशन में कभी बाधा ना आए, शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हैं, इस वजह से पाचन तंत्र गड़बड़ होता है। शुक्र के वृश्चिक राशि में केतु के साथ बैठने से और अष्टम भाव में राहु के बैठने से व्यक्ति बहुत जगह पे सोचता रहता है, बहुत सारी बातें दिमाग में चलाता रहता है और साथ ही साथ अपने दाम्पत्य का पूरा सुख भी प्राप्त करता है। अष्टम भाव के राहु अच्छे नहीं होते, हालांकि वो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का स्वामी शुक्र उन्हें देख रहा है और आयु का मालिक बना रहा है। अष्टम भाव में शुक्र व्यक्ति को बूढ़ा करके मारते हैं, वृद्धावस्था तक व्यक्ति जीवित रहता है। कई बार उसके सामने ही कई लोग सामने से मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, पर उसकी आयु बड़ी लंबी चलती है। ऐसा मेहनती, पराक्रमी और पराक्रम को लेकर के सकारात्मक रवैया रखने वाला, निगेटिव अप्रोच नहीं रखने वाला होता है। ये फुल प्रूफ मैं ये बता रहा हूं और ये पक्का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा है कि ग्रह इनकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं और ठीक बैठे हैं। आगे बढ़ के मैं अब आपको लग्न, नवांश और दशमांशा कुंडली में बैठे ग्रहों के ऊपर चर्चा कर दूं। 5 अंश 10 कला चित्रा नक्षत्र में लग्न बनता है। लग्न का मान जो बैठा है उसमें इसे बाल्यावस्था का लग्न कहते हैं और बाल्यावस्था का लग्न व्यक्ति को बचकानी हरकतें करवाता है। इसको भी देख करके मैंने कहा था कि व्यक्ति बिना किसी को जाने, बिना किसी को समझे कई बार उसके बारे में एक राय विकसित कर लेता है। तो जजमेंटल नहीं होना है, बहुत सावधान रहना है मित्रों को लेकर के, लोगों को लेकर के, अपने रिश्तेदारों को लेकर के, इन लोगों को लेकर के। द्वितीय भाव में शुक्र 14 अंश 50 कला अनुराधा नक्षत्र और शनि बैठे हैं उत्तराषाढ़ा में सूर्य के नक्षत्र में। शनि की दृष्टि चंद्रमा पे, केतु की दृष्टि चंद्रमा पे है और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हैं, जहां व्यक्ति धन का लेन देन करते हुए देखा जाता है, सुंदर बहुत होता है और वाणी जो होती है वो कभी कभी अटकती है, मतलब तोतली वाणी बोलने वाला होता है। और अनुराधा के बाद जो शुक्र अनुराधा में बैठे हैं तो व्यक्ति न्यायपूर्ण तरीके से धन कमाता है। केतु 25 अंश 43 कला ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति वाचाल नहीं होगा, मितभाषी होगा, मतलब बहुत स्पष्ट बोलने वाला तो है पर बहुत ज्यादा बोलने वाला नहीं है। एक्सप्लेनेशन उतना नहीं देगा, जितने की आवश्यकता है उतना ही देगा। तो यह भी एक अच्छी बात है कि संतुलन वाणी में बना रहेगा। द्वितीय भाव के अधिपति 6वें भाव में गए हैं। मारकेश जब जन्म कुंडली में 6वें, 8वें, 12वें और राहु केतु आदि से संबंध बना लेता है तो हमें उस दशा काल में सावधान बरतना चाहिए। ऐसी अवस्था में कि मंगल जब तक रहेंगे अपनी दशा काल में व्यक्ति को रोग देते रहते हैं, कार्य में विलंब देते रहते हैं, कंपटीशन मिलता रहता है, जुझारूपन की प्रवृत्ति दे देते हैं, व्यक्ति का काम अटकता है। तो उस अवस्था में हमें बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए, देवी मैया की नित्य आराधना करनी चाहिए। मतलब मंगल केतु की दशा में हमें अपना काम 100% पूरे ईमानदारी से करना होगा, उसमें बिल्कुल जरा भी कोताही नहीं बरतनी होगी, नहीं तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा और असफल होने का चांस भी बढ़ जाएगा। तृतीय भाव में सूर्य और बुध व्यक्ति को जहां भाग्यशाली बना रहे हैं वहीं माता को रोग भी दे रहे हैं और कई बार घर से थोड़ा दूर भी रहने को बना रहे हैं। लेकिन तीसरे भाव में सूर्य 7 अंश के और बुध 8 अंश के, सूर्य ने बुध को अस्त किया है। दोनों ही ग्रह अनुभव की प्राप्त कराने वाले ग्रह बन रहे हैं। साथ ही साथ व्यक्ति अपने मेहनत के बल पे बिना किसी भी प्रकार की इच्छा आकांक्षा किए, जैसे कोई संकल्प ले लेता है कि मैं आजीवन किसी भी व्यक्ति से कुछ भी नहीं मांगूंगा और न ऐसी इच्छा रखूंगा कि मुझे फला व्यक्ति कुछ देगा। इस तरीके का संकल्प करने वाला व्यक्ति होता है और होगा, क्योंकि जन्म कुंडली में उसको अपने पराक्रम पे विश्वास है। दूसरा कि जन्म कुंडली में ये मीन राशि है, ये दार्शनिकता बड़ी ऊंचे स्तर पे चली जाती है, जहां व्यक्ति अपने पिता से भी कुछ नहीं मांगता है, संकोच करता है
और समाज से मांगने की तो बात ही अलग है। वो भगवान से जो भी मांगना होगा अपने परमात्मा से ही संकल्प पूर्वक मांगेगा, बाकी किसी भी व्यक्ति से कभी भी कुछ नहीं मांगेगा। और ये बात क्यों है? क्योंकि चंद्रमा के साथ मंगल जो कटिबद्ध, प्रतिबद्ध और पीरियोडिकली भी काम करने वाला बना देते हैं। गुरु के साथ शनि व्यक्ति कभी भी अन्याय नहीं करेगा, और सूर्य के साथ बुध व्यक्ति को पराक्रमी, कम्युनिकेटिव, अपनी बात पूर्णतया हृदय से रखने वाला और अपनी मेहनत पे विश्वास करने वाला। इतना ही नहीं, इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूं कि सही दिशा में मेहनत करने वाला होता है। आपने आमतौर पे ऐसे लोगों को देखा होगा, जो मैं कल जैसे परसों एक कुंडली देख रहा था, तो वो प्रयागराज की कुंडली थी शायद, वो मतलब तो मैंने जब उनकी कुंडली देखी तो एक बार में मैंने कहा कि आपकी कुंडली में प्रोफेसर बनने का योग बहुत अच्छा है। मैं जब कुंडलियां फोन पे देखता हूं तो सबसे पहले उनसे हेलो बोलता हूं, जय श्री कृष्ण बोलने के बाद, नमस्कार के बाद सीधा बोलता हूं आपकी कुंडली में ये करने का योग है, अभी आप ठीक नहीं चल रहे हैं। ऐसा एक बार में बोल देता हूं, उसके बाद जो भी उनको बोलना होता है और बाद में एक्सप्लेनेशन करता हूं। तो मूल समस्या मैं एक बार में बोल देता हूं। पहले मैंने उनको कहा जब हमारी बात हो रही थी तो कि आपकी कुंडली में प्रोफेसर बनने का योग अच्छा है, क्या पूछना चाहते हैं पूछिए। उन्होंने कहा पंडित जी मैं इतने दिनों से IAS की तैयारी कर रहा हूँ, और उसके पहले मैं कुछ और विषय बताया, उन्होंने कि कुछ और बताया कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा था, फिर उसके बाद मैंने IAS की तैयारी करी। हाँ, डॉक्टरी की तैयारी कर रहा था, उसमें मेरा नहीं हुआ, तो फिर मैंने IAS की तैयारी की, उसमें भी मेरा नहीं हुआ। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि मैंने जो बात पूर्व में कही थी कि आपकी कुंडली में प्रोफेसर बनने का योग है, वो कहते हैं कि मेरा 2 महीने बाद JRF का इंटरव्यू है। तो मुझे बड़ी जोर से हंसी आई। मैंने कहा किसके कहने पे आप अभी तक IAS की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आपकी कुंडली में IAS के योग हैं ही नहीं। उन्होंने पंडित जी मुझे ज्योतिषियों ने बताया था कि आपकी कुंडली में IAS का बड़ा बढ़िया योग है। मैंने कहा समय बर्बाद हुआ, ज्योतिषी तक का तो कुछ नहीं गया, आपकी कुंडली कमज़ोर हो गई या आपके कर्म कमज़ोर हो गए। तो वस्तुतः आपका ज्ञान तो आपके पास काम में आएगा, पर समय जो नष्ट हुआ उसको तो अब वापस ज्योतिषी ला नहीं सकता है। इस वजह से सावधानी से सतर्क होकर के करियर का चुनाव करना चाहिए। और मैंने पूर्णतया उनसे विश्वास के साथ बात कही, दावे से, कि आपकी कुंडली में प्रोफेसर बनने का योग है और आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे भी यही बात कर रहा हूं कि ऐसा ये करेगा, अपने सही दिशा में अपने पराक्रम को रखने वाला होता है। आपने एक बात गौर की होगी, इस कुंडली में सारे ग्रह एक तरफ बैठे हैं, तो ये व्यक्ति को बड़ा ही, मतलब आप जरा देखें तो इधर कोई भी ग्रह नहीं है, राहु कोई ग्रह एग्जिस्टेंस उनका है नहीं, पर जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति राहु उन्हें देख रहा है। तो सारे के सारे ग्रह लग्न से दक्षिणावर्त बैठे हैं, मतलब ये आपका मुख है तो इधर सारे के सारे ग्रह बैठे हैं। तो लग्न से लेकर के षष्ठम स्थान तक ही सारे ग्रह बैठे हैं। ऐसे लोग, उनके जीवन में चाहे जितनी भी विषम परिस्थिति रहे, कुछ भी रहे, कभी भी वो थकने हारने वाले नहीं होते, और उनको चाहे जितना बड़ा काम दे दिया जाए वो उसको सफलता की सीढ़ी पर लौटा करके ही रखते हैं, मतलब सफल बना ही देते हैं। क्लियर है? चतुर्थ स्थान में गुरु और शनि, व्यक्ति धर्म की रुचि रखने वाला, ऐसा बताया मैंने, और बहुत बढ़िया नौकरी प्राप्त करने वाला। चंद्रमा और मंगल छठवें भाव में बैठे हैं, शनि जो बैठे हैं उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में। गुरु जन्म कुंडली में व्यक्ति को चरित्रवान बनाएंगे, जबकि शनि व्यक्ति को धर्म और अधर्म का जानकार। शश योग लगाने से व्यक्ति सिद्धहस्त होगा, सही दिशा में मेहनत करने के साथ बड़ा ही एक्यूरेसी के साथ काम करने वाला, प्रतिबद्ध विचारों से, और कभी भी किसी को गलत और गंदी सलाह नहीं देने वाला, भवन भूमि वाहन आदि का सुख प्राप्त करने वाला, और वन विभाग हो जाए, जल विभाग हो जाए, फर्नीचर, जंगल विभाग में मैंने जो बात कही, उसके साथ व्यक्ति धन का लेन देन, ऐसे क्षेत्रों में काम करता है। जज, वकील, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाला, वन, जंगल और वन, मैंने एक ही बात कही, तीनों एक ही है, तो इस क्षेत्र में काम करने वाला होता है। आगे मैं बात कहूंगा तो गुरु और शनि इनकी कुंडली में नवमांश चक्र में एक साथ बैठे हैं, और दोनों ही ग्रह वर्गोत्तम हो रहे हैं। वृश्चिक राशि के शुक्र लग्न कुंडली में भी बैठे हैं, नवमांश चक्र में भी वृश्चिक राशि के शुक्र बैठे हैं, यह अद्भुत कृपा है भगवान की। दूसरा कि चंद्रमा यहाँ मीन राशि में बैठे हैं, और यहाँ चंद्रमा देखिए कहाँ बैठे हैं, धनु राशि में बैठे हैं। तो यहाँ 12 नंबर में और यहाँ पे 9 नंबर में, नवमांश में ये केंद्र में गए हैं, इस वजह से चंद्रमा की दशा बहुत उत्तम परिणाम देने वाली बनेगी। सूर्य और बुध भी एक साथ बैठे हुए हैं, और कम से कम जरा गौर करिए, यहाँ ये धनु में बैठे हैं और नवमांश चक्र में ये मिथुन में बैठे हैं, ये और भी ज़्यादा संतुलित व्यवहार करने वाली कुंडली बन जाएगी। इस कुंडली में धन बल, पराक्रम का बल, ज्ञान का बल, भाग्य का बल, सब कुछ बहुत अच्छा है। दाम्पत्य, ससुराल सुख, ये सब बहुत ही अच्छी बनी हुई है। मैं आपको अब इस कुंडली में दशमांशा चक्र पे लेके आता हूं, जहां पे आप पहले ही देख रहे हैं गुरु, शनि और शुक्र जैसे 3 ग्रह बैठे हैं।
वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्न के अधिपति का दशम में जाना और दशम के अधिपति का चतुर्थ में बैठ करके वापस दशम को देखना, चतुर्थ स्थान के अधिपति शनि का लग्न में जाना गुरु के साथ, और गौर से देखें तो शुक्र और शनि बैठे हैं। शुक्र कौन है? 12वें के साथ साथ सप्तम के अधिपति, और शनि कौन है? चतुर्थ के अधिपति। तो 12वें और चतुर्थ का योग बना लग्न में। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अगर थोड़े देर से भी एक बार असफल होकर के सफल हो जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन वैसे असफलता के योग इस कुंडली में बड़े कम लगे हैं बाकी की कुंडलियों के मुकाबले। एक बात और भी जो अच्छी होगी, यहाँ चंद्रमा बैठे हैं और मंगल के साथ व्यक्ति को साहसी बना रहे हैं। यहाँ मंगल की ही राशि बनी है और यहाँ भी मंगल की ही राशि बनी है। जरा ध्यान से समझिए। तो लग्न चक्र में यहाँ पे मीन राशि में चंद्रमा और मंगल मित्रवत होकर के बैठे हैं। यहाँ छठवें भाव के स्वामी का चतुर्थ में बैठना सरकारी नौकरी का योग लगाएगा। यहाँ पे मंगल की राशि का बनना और यहाँ के स्वामी मंगलदेव मित्र की राशि में बैठ करके वर्गोत्तम है। तो जरा ध्यान से देखें तो गुरु और शनि वर्गोत्तम, शुक्र वर्गोत्तम पहले ही, सूर्य और बुध परम मित्र एक साथ, और यहाँ मंगल वर्गोत्तम हो गए। तो ये इतनी अच्छी एक नेचर बन रही है कुंडली की, जहाँ व्यक्ति के असफलता के मायने बिल्कुल ही मतलब वो सफलता उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, वो आसानी से सफल होगा। और सबसे अच्छी बात है कि कैसे किसको टैकल करना है, इसके समझने की शक्ति व्यक्ति में अभूतपूर्व रहेगी। एक बात और होगी कि यहाँ चंद्रमा बैठे हैं छठवें भाव में और इस भाव के अधिपति दशम स्थान में बैठ करके चतुर्थ को देख रहे हैं। और गौर से देखेंगे तो यहाँ शनि जो चतुर्थ स्थान के अधिपति हैं लग्न में बैठ करके छठवें भाव के स्वामी चंद्रमा पे उनकी पूर्ण दृष्टि है, 10वीं दृष्टि। तो ये जो शनि और मंगल का संबंध बना है, जो चतुर्थ भाव के अधिपति शनि ने छठवें भाव के स्वामी मंगल को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखा है, लग्न में गुरु जो बैठे हैं पंचमेश होकर के, ये इससे बढ़िया दशमांश कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ, एक जो कमजोरी मैं यहां कहूंगा, जिसको कि लगभग 20 से 25% कमजोर कहूंगा, कि मंगल की दृष्टि जब शनि पे जाएगी और शनि की दृष्टि जब मंगल पे जाएगी तो ये कभी कभी असंतुलन अपनी दशाओं में करेगी। तुला लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव वैसे बहुत अच्छे ग्रह होते हैं, बैठे भी बहुत अच्छे हैं, पर जब कभी भी उनकी कुंडली में, या अब तो हालांकि इनकी कुंडली में अभी बुध की दशा चल रही है, शनि की दशा वैसे बीत चुकी है, पर फिर भी जब कभी भी शनि का अंतर आएगा और उस समय मंगल का प्रत्यंतर आएगा तो वो व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। इस कुंडली में सबसे अच्छी दशा कौन सी रहेगी? वैसे तो सामान्यतः इस कुंडली के सारे ग्रह बहुत अच्छे बैठे हैं, और सामान्यतः मैंने ये बात बहुत बार कही है कि जिस ग्रह को जहां बैठना चाहिए अगर वो वहां बैठे हैं और थोड़े कमजोर और बलवान होकर के बैठे हैं, कमजोर भी होकर बैठे हैं, तो वो ग्रह आपको अपनी दशा काल में ही नहीं, जीवन पर्यंत आपको उसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। जैसे इस कुंडली में चतुर्थ में शनि को बैठना चाहिए था, वो बैठे हैं। इस कुंडली में चतुर्थ स्थान में गुरु को बैठना चाहिए था, वो बैठे हैं। इस कुंडली में धन भाव में शुक्र को बैठना चाहिए था, वो बैठे हैं। इस कुंडली के लिए धन भाव के स्वामी मंगल का छठवें भाव में बैठना पापक ग्रह होकर के अपने भाव से पंचमस्त बैठना बुरा नहीं है, और उससे भी अच्छी बात है कि व्यक्ति किसी के ऊपर आश्रित नहीं होगा, क्योंकि सूर्य और बुध बढ़िया बैठे हैं। तो इस कुंडली में भाग्य का स्वामी तीसरे में गया, शत्रु की राशि में है, पर तात्कालिक मैत्री में गुरु के साथ बुध की मैत्री हो रही है। इस वजह से गाहे बगाहे या किसी भी तरीके से उसको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। अपने पूर्वजों के प्रति क्या कहा मैंने, पितृपक्ष वाले कार्यक्रम में बात कही थी कि कैसे था वो श्लोक, भूल रहा हूं, जीवितो वाक्य करणात् क्षया है भूरि भोजनात् गया पिंड प्रदानेन तिस्रः पुत्रः, ऐसे करके था ना, ऐसे करके है। तो उसमें क्या बात आई कि व्यक्ति अपने पिता के निमित्त दान करने वाला और पिंड दान करने वाला होता है ना। ऐसा पुत्र जो है वो जग दुर्लभ है, जो पिता की मृत्यु के बाद उसके नाम पे या उसके निमित्त पिंड दान करें, ताकि पिता की आयु और यश की वृद्धि हो, और पुत्र की भी आयु और यश की वृद्धि हो। पिता की आयु मृत्यु के बाद कैसे बढ़ेगी? तो वो जिनको अगर कोई बुरी योनि मिली तो उस योनि से जो पुत्र पिंडदान करता है अपने पिता के नाम पे, तो उनको उस योनि में पुण्य का बल बढ़ता है, इससे उनकी योनि बदलती है। और साथ ही साथ अगर वो अच्छी योनि में प्राप्त हुए हैं मृत्यु के बाद, तो
तो उस योनि में उनकी आयु बढ़ने से उनका वहां पे रहना बढ़ जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे यहाँ पत्नी के बारे में कहा गया है कि शास्त्रकार लिखते हैं कि जो पत्नी, ध्यान से समझिएगा, भोजन कराते समय माता के सदृश हो जाए, सेवा करते समय दासी के समान हो जाए, रति क्रिया के समय वैश्या के समान हो जाए और विपत्ति के समय मित्र की भांति हो जाए, ऐसी पत्नी जग दुर्लभ है ना। ऐसी पत्नी जग दुर्लभ है। तो वैसे ही वो पुत्र जग दुर्लभ होते हैं जो जीवित रहने पे अपने पिता की आज्ञा का पालन करें, मृत्यु के बाद उनके नाम पे ब्राह्मणों को भोजन और उनके नाम पे पिंडदान करें गया में जाकर के। तो ये ऐसा करने वाला होगा। दिक्कत कहां होगी, संघर्ष कहां होगा? नवम भाव के स्वामी के बारे में सूत्र कहता है कि जब 12वें, दूसरे, छठवें और तीसरे, 8वें भाग्येश चले जाते हैं तो कभी कभी भाग्य से संबंधित चिंताएं देते हैं। तो इसमें होगा क्या कि कभी कभी पिता का भाग्य साथ नहीं देता या पिता का कंपटीशन बढ़ जाता है या व्यक्ति 1 से 2 बार असफल होते देखा जाता है, पर वस्तुतः उसकी सफलता सुनिश्चित है। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 8 रहेगा। शुभ दिशा धन कमाने के लिए रहेगी पश्चिम दिशा। मकान मीन तो पूरब दिशा के मकान में रहा जा सकता है या पूर्वाभिमुख जो मकान है उसमें घर है उसमें रह सकते हैं। धन वगैरह के लिए ये कुंडली बहुत अच्छी है, संपत्ति इकट्ठा करने के मामले में बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद कोई भी शुभ कार्य करना हो, तीर्थ जाना हो, दर्शन करना हो, दान करना हो, ब्राह्मणों को घर पे बुला करके पूजा करनी हो, तो अभी उसी की दशा चल रही है, बुध की दशा। बुध की दशा में और शनि की दशा में, साथ ही साथ शुक्र की दशा में आप इनके निमित्त दान पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप, तीर्थ करवा और कर सकते हैं। इस जातक को संतान से संबंधित कोई निर्णय लेना हो, एजुकेशन से संबंधित कोई निर्णय लेना हो, तो शनि की दशा के साथ मंगल की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसफर, नौकरी बदलना, इधर उधर जगह परिवर्तन करना हो तो राहु तो नहीं पर केतु के साथ शुक्र की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। भवन, भूमि, वाहन खरीदने बेचने से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना हो तो बुध के साथ शनि की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उस दशा की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर में नक्षत्रों के आधार पे रेवती नक्षत्र में दान आवश्यक होगा। जैसे कि मैंने क्या बात कही, हेमंत ऋतु में जन्म हुआ, शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि थी, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि होगी और मार्गशीर्ष माह है, तो मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को दान करना चाहिए। तो इनका जन्म दिवस आपको 23 दिसंबर नहीं मना करके मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को मनाना है। और नक्षत्र देखिएगा, 10 दिन आगे पीछे नक्षत्र बीतता है तो रेवती नक्षत्र में ही जन्मदिन मनाइए। आप 2 जन्मदिन मना सकते हैं, एक तिथि से और एक नक्षत्र से। तो एक हमें नक्षत्र से मनाना है, वो रेवती नक्षत्र में, तो हमें जो मूलतया जो ब्राह्मण को दान पुण्य पूजा पाठ वगैरह कराना है वो इसी रेवती नक्षत्र में करना है। मार्गशीर्ष माह में जिस दिन रेवती नक्षत्र पड़ जाए आप उसी दिन इस बच्चे का जन्म दिवस मनाइए। 10 दिन आगे पीछे भी अगर पड़ जाए तो वो आप देख लीजिएगा। दूसरा कि शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को अगर मिल जाए तो ये और बढ़िया बात है कि शुक्ल पक्ष में मन जाए। मार्गशीर्ष माह जब से शुरू होता है और जब तक खत्म होता है, इस बीच में जब भी रेवती नक्षत्र मिल जाए या शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि आ जाएगी उसी दिन आपको जन्मदिवस मनाना चाहिए और उस दिन व्यक्ति को दान पुण्य आवश्यक रूप से करवाना चाहिए। तुला दान वगैरह करवाइए, लोहे का दान करवाइए, धातु दान करवाइए, मिट्टी के पात्र में रख करके चीजें भर के दान करवाइए, चावल, अनाज, गेहूं, आटा वगैरह जो भी करना हो सब कर सकते हैं। इस कुंडली के लिए सदैव बढ़िया बने हैं शुक्र, और मैं समझता हूं कि इस कुंडली के लिए सदैव ही सफेद पुखराज बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए सदैव उसका परिणाम मिलता रहेगा। करियर को मैंने बताया, दिशा मैंने बताई, भवन की दिशा के बारे में बताया। इस कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी है, कुंडली बहुत बेहतर बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रह बहुत बेहतर बैठे हैं। आने वाली है केतु की दशा 2037 में, उस समय एक लाजवर्त इस बच्चे को धारण कराना होगा। इसके नाम पे चतुर्थी का व्रत माता पिता में से कोई कर सकता है। साथ ही साथ अपने जन्मस्थान से मैंने बताया ये पश्चिम दिशा की तरफ धन कमाने जा सकता है। पढ़ाई वगैरह के लिए जो शहर चुनना हो वहाँ कुंभ राशि से नाम से जो शहर आता हो, मिथुन राशि से जो नाम शहर आता हो वहाँ पे जा सकते हैं। बाकी ऐसी स्थिति है। विवाह के लिए वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न की जातिकाओं से, मीन राशि मीन लग्न की जातिकाओं से और मकर राशि मकर लग्न की जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। नवांश कुंडली
और दशमांश चक्र बहुत अच्छा बना है, क्योंकि यहाँ पे द्वितीय भाव में 8 नंबर की राशि बनी है, यहाँ भी लग्न में 8 नंबर की राशि बनी है। ये बात इस बात की सिद्धि करेगी कि व्यक्ति धनवान होगा और निश्चित रूप से होगा। धन है तो भी ठीक है, और सबसे ज़्यादा तो है कि आपकी जो है वो आपका अंतर्मन बड़ा स्पष्ट है, आप रुग्ण नहीं हैं, बीमार नहीं हैं, और आप उलझनों में नहीं पड़ने वाले हैं। कोर्ट केस कचहरी का कोई मामला आपको परेशान नहीं करेगा। आपका व्यय बहुत संतुलित है, मेहनती आप होंगे। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।